शुरू करते हैं भाई। एक दिन का ऑफ रहा था, कल क्लास नहीं आई थी, आज आई। तो हम पढ़ रहे हैं मानव भूगोल कक्षा 12 की ज्योग्राफी, और उसमें अपना पहला चैप्टर चल रहा है मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र। उसमें हम तीन जो पार्ट है, तीन वीडियो है या तीन क्लास हम कर चुके हैं। आज हमारी चौथी क्लास रहेगी, और चौथी क्लास में आज हम पढ़ेंगे पर्यावरणीय निश्चयवाद। पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या होता है, इसके अंदर क्या है, इस टॉपिक में आगे भी हम पढ़ेंगे पर्यावरणीय निश्चयवाद के अलावा भी। ठीक है, तो पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या होता है भाई। पर्यावरणीय निश्चयवाद की बात करें अपने, कि जो आदिम मानव जो समाज होता है, आदिम मानव जो समाज होता है, उस आदिम मानव समाज और प्रकृति की जो प्रबल शक्तियां होती है, उनके बीच में कुछ जो नवाचार होता है, जो अन्योन्य क्रिया जो होती है, उस प्रकार की प्रक्रिया को कहा जाता है पर्यावरणीय निश्चयवाद। ये प्रश्न आया हुआ है बोर्ड के अंदर कि पर्यावरणीय निश्चयवाद किसे कहा जाता है। तो आदिम समाज और प्रकृति की जो प्रबल शक्तियां हैं, उनके बीच में जो इस प्रकार की जो अन्योन्य क्रिया होती है, जो नवाचार जो होता है, उस नवाचार को क्या कहा जाता है, पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। ठीक है, आगे हम बात करें कि जो पर्यावरणीय निश्चयवाद है, उसमें किसकी शक्ति की प्रधानता होती है। तो आपको पता है कि प्राकृतिक शक्तियों की जो प्रबलता है, उसकी इसमें क्या रहेगी, प्रधानता रहेगी, क्योंकि सर्वा सर्वा जो होती है वो कौन है, प्रकृति है भाई। क्या है, प्रकृति। तो आपसे प्रश्न पूछे कि पर्यावरणीय निश्चयवाद में प्रकृति को खाली स्थान माना जाता है या किसकी प्रधानता होती है। तो पर्यावरणीय निश्चयवाद में प्रकृति की जो शक्तियां होती है, वो क्या होती है, उनकी होती है प्रधानता। ठीक है, अब मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूं, साथ में याद भी कर लेना। हो सकता है अर्धवार्षिक परीक्षा में आ जाए, वार्षिक परीक्षा में भी आ सकती है, ऑप्शनल में भी आ सकता है। ठीक है, ऑप्शनल में आपसे प्रश्न करेगा कि आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया को कहा जाता है। तो आपका उत्तर आएगा पर्यावरणीय निश्चयवाद। या आ जाए कि निम्न में से पर्यावरणीय निश्चयवाद में किसकी शक्ति की प्रधानता होती है। तो आपका उत्तर आएगा प्रकृति की। चलिए इसकी परिभाषा देखो क्या होगी भाई। परिभाषा की बात करें अपने, साथ साथ याद कर लेना भाई। आदिम समाज और प्रकृति, आदिम समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है, ये ऑफलाइन वाले बच्चे भी साथ साथ उधार करना। ठीक है, पर्यावरणीय निश्चयवाद किसे कहा जाता है, आदिम समाज और प्रकृति की जो प्रबल शक्तियां हैं, उसके बीच इस प्रकार के जो नवाचार होते हैं, उन नवाचारों को क्या कहा जाता है, पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। नोट लगा के एक प्रश्न लिखिए आप, खालिस्तान आ सकता है, ऑप्शनल आ सकता है, नोट वाली बात। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है नोट वाली बातें। और नोट में क्या लिखोगे अपने, नोट में लिखेंगे कि पर्यावरणीय निश्चयवाद में प्रकृति शक्ति की प्रधानता होती है। अच्छा प्रश्न है कि पर्यावरणीय जो निश्चयवाद है, उसमें किसकी शक्ति की प्रधानता होती है।
तो आपका उत्तर आएगा पर्यावरणीय निश्चयवाद में प्रकृति की जो शक्तियां होती है उसकी प्रधानता होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहां देखो, आदिम समाज और प्रकृति की जो प्रबल शक्तियां हैं उनके बीच में जो नवाचार होता है उसी नवाचार को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। ऑप्शन में कह सकता है, वन लाइन में, खालिस्तान में, जैसे आपसे प्रश्न पूछे बोर्ड में उसी प्रकार अपने को जवाब देना है साहब। ठीक है, ठीक है सर। अब एक नोट और लगाओ, एक नोट यहां लगा दो। क्या लिखना है कि प्राचीन समय में, प्राचीन समय में मानव के पास, भी मानव के पास क्या नहीं था प्राचीन समय में? प्राचीन समय में मानव के पास प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी हम कह सकते हैं, टेक्नोलॉजी या तकनीक कह सकते हैं, तकनीकी, तकनीकी ज्ञान अत्यंत निम्न था। ज्ञान अत्यंत निम्न का मतलब है कम था। ठीक है, प्राचीन समय में मानव के पास क्या नहीं था भाई? तकनीकी ज्ञान नहीं था। अब तकनीकी ज्ञान उसके पास नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए तो उसका जीवन कैसा था? आदिम समाज जैसा, यानी आदिम मानव जैसा उसका जीवन था। किसका? मनुष्य का। क्यों? क्योंकि उसके पास तकनीकी ज्ञान नहीं था भाई। टेक्नोलॉजी होती, तकनीकी ज्ञान, प्रौद्योगिकी होती, अरे शिक्षा होती, तो मानव कहीं का कहीं पहले पहुंच जाता। ऐसी स्थिति होती नहीं। ठीक है, तो प्राचीन समय मानव के पास तकनीकी या प्रौद्योगिकी ज्ञान नहीं था। ओके, आगे नेक्स्ट एक प्रश्न बनाओ भाई। प्रौद्योगिकी विकास की, यहां बना देता हूं मैं, क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। प्रौद्योगिकी विकास की, विकास की किस अवस्था में हम, किस अवस्था में हम प्राकृतिक मानव की, प्राकृतिक मानव की किस प्रौद्योगिकी विकास की किस अवस्था में प्राकृतिक मानव की कल्पना कर सकते हैं भाई? कल्पना कर सकते हैं, ये अच्छा प्रश्न है। पहले प्रश्न को समझो, पढ़ो, उसके बाद अपने आप उत्तर आएगा भाई। ठीक है, उत्तर क्या है? प्रश्न क्या देखो कि प्रौद्योगिकी विकास की किस अवस्था में, क्या कह रहा है कि प्रौद्योगिकी विकास की किस अवस्था में प्राकृतिक मानव की कल्पना कर सकते हैं, यानी तकनीकी विकास की कौन सी अवस्था है जिसमें प्राकृतिक मानव की कल्पना हम कर सकते हैं? तो आपका उत्तर आएगा प्रौद्योगिकी की प्रारंभिक अवस्था। उत्तर क्या आएगा? प्रौद्योगिकी की आरंभिक अवस्था कह दो या प्रारंभिक कह दो, एक ही बात है। प्रारंभिक अवस्था में। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा भाई। छोटा सा ऑप्शनल ला सकता है, क्योंकि तकनीकी विकास है, उसकी कौन सी अवस्था है जिसमें प्राकृतिक मानव कल्पना कर सकते हैं, यानी तकनीकी आई उससे पहले मानव का जीवन कैसा था, यानी प्राकृतिक था। जब बाद में तकनीकी आई, तकनीकी प्रारंभ से शुरू, यानी प्राथमिक जो अवस्था थी टेक्नोलॉजी की, उसमें मनुष्य का जीवन प्राकृतिक मानव था, यानी प्रकृति की तरह वो मनुष्य रहता था। ठीक है सर, नेक्स्ट प्रश्न देखो आप। प्रौद्योगिकी, क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी की आरंभिक या प्रारंभिक अवस्था में प्रकृति और मानव का व्यवहार,
कैसा था, मानव का व्यवहार कैसा था। अच्छा प्रश्न है। प्रौद्योगिकी की प्रारंभिक जो अवस्था है उसमें प्रकृति और मानव मानव था, उसका जो प्रारंभिक व्यवहार कैसा था। ठीक है, तो व्यवहार की हम बात करें भाई, शुरुआत में मानव प्रकृति को सुनता था भाई। अच्छा लिखो ऐसे, मानव प्रकृति को सुनता था। एक नंबर व्यवहार कैसा था उसका, मानव प्रकृति को सुनता था। सही बात है। यानी जब टेक्नोलॉजी शुरू नहीं हुई थी, उसमें मनुष्य जंगलों में रहता था, एक आदिवासी था, तो उस समय वो प्रकृति को सुनता था, जैसे प्रकृति चाहती थी वैसे वो चलता था। दूसरी बात, मानव प्रकृति से भयभीत लिख दो या डरता था, ऐसे लिख सकते हो। प्रकृति से डरता था, डरता था। यानी जो प्रकृति की प्रचंडता, उस प्रचंडता से मनुष्य भयभीत होता था। आज भी होते हो तुम, आंधी तूफान आता है तो जल्दी से भाग के जाते हो अंदर। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति की तो देन है। कितनी तेज गति से आंधी चल रही है, हवा चल रही है, उसका कोई अंदाजा थोड़ी है प्रकृति में। ओके। तीसरी बात, मानव प्रकृति की पूजा करता था, पूजा करता था, आज भी करता है। अरे प्रकृति की पूजा करते हैं हम आज भी। नदियों को एक देवी के रूप में पूजा जाता है, तो नदियां क्या है, प्रकृति के देन है। पेड़ों को पूजा जाता है, जो वृक्ष है उनकी पूजा हम आज भी करते हैं, तो प्रकृति की पूजा करते हैं कि नहीं करते। ठीक है, जो इंद्र देवता है, वर्षा के देवता है, उनकी भी पूजा करते हैं, तो आज भी हम प्रकृति की पूजा करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि तकनीकी विकास की जो आरंभिक अवस्था थी, यानी प्रौद्योगिकी की आरंभिक अवस्था में प्रकृति और मानव का व्यवहार कैसा था, तो उसमें मानव प्रकृति को सुनता था, मानव प्रकृति की प्रचंडता से भयभीत होता था, मानव प्रकृति की पूजा करता था। ठीक है, तो बात समझ में आई आपको। पर्यावरणीय निश्चयवाद में पढ़ रहे हैं हम ये चीजें, तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, अन्यथा आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके हमारे ग्रुप से जुड़कर इसकी देखो अपने। और आगे है नोट लगा के बात करनी है आपको। नोट लगा क्या करना है कि ट्राइंडहाइम के शहर में सर्दियों का अर्थ। भैया कि ये शहर है और कहाँ है, ये विश्व में प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि ट्राइंडहाइम शहर विश्व में किस देश में है। तो हम बात करें कि इस शहर का जो संबंध रहेगा वो नॉर्वे से रहेगा भाई। नॉर्वे से लिखा है, नॉर्वे से है, और ये शहर कहाँ है, नॉर्वे में है। ठीक है, अब नॉर्वे में एक जो शहर है ये ट्राइंडहाइम, ये है ठंडा प्रदेश। कैसा है, ठंडा प्रदेश। अब ये कह रहा है कि ट्राइंडहाइम के शहर में जो सर्दी पड़ती है उसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है प्रचंड पवने। क्या अर्थ होता है भाई, प्रचंड पवने और भारी हिम। हिम यानी बर्फ, यानी बर्फीली हवाएं चलती है यहाँ। कैसी हवाएं चलती है, बर्फीली। है कहाँ ये, नॉर्वे में। नॉर्वे में एक महिला रहती है जिसका नाम है केरी। एक यहाँ नॉर्वे के अंदर एक महिला रहती है, और इस ट्राइंडहाइम जो शहर है ना, इसी शहर में उसने एक अपना ऑफिस बना रखा है जिसका नाम है केरी। केरी का वहां मुख्यालय है भाई, मुख्यालय। अब केरी का मुख्यालय है तो आपको पता होना चाहिए कि ठंडे प्रदेश में है, यानी बर्फ वहां गिरती है, तो इसका मतलब वहां तापमान है वो 0 डिग्री या माइनस में रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? अब केरी ने अपने कार्यालय या मुख्यालय का जो तापमान है वो सुखदायी बनाया भाई। कैसा बनाया है, सुखदायी तापमान। कैसे बनाया है,
केरी ने कृत्रिम ढंग से अपने कार्यालय का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस कर दिया। कितना कर दिया भाई? 23 डिग्री सेल्सियस कर दिया। ठीक है। अब जो एक केरी जो महिला है, लिख दूं मैं, केरी एक महिला है भाई, केरी एक महिला। हम कर रहे थे केरी की बात। किसकी? केरी। केरी एक महिला है, केरी एक महिला है जिसकी आयु 58 वर्ष है। कितनी है? 58 वर्ष। तो ये देखिए, ये शहर की बात की हमने, ट्राइनहाइम शहर है जो नॉर्वे के अंदर है, और वहां सर्दियों का जो अर्थ है वो है प्रचंड पवने और भारी ही। ठीक है। यहाँ जो नॉर्वे यानी ट्राइनहाइम में जो शहर है, वहां एक केरी का मुख्यालय है, और केरी ने अपने मुख्यालय का सुखदायक तापमान है वो कर लिया है। किस प्रकार से? कृत्रिम ढंग से। और अपने कार्यालय का तापमान कितना डिग्री कर लिया? 23 डिग्री। केरी क्या है? एक महिला है, वो कहाँ की है? नॉर्वे की, और इसकी आयु कितनी है? 58 वर्ष है। अब पर्सन कैसे आएगा सर? पर्सन देखो, एक तो यही हो गया कि ट्राइनहाइम के शहर में सर्दियों का अर्थ क्या है, तो आपका उत्तर आएगा ये। या आपसे ये पूछे कि ट्राइनहाइम शहर है वो किस देश से संबंधित है या कौन से देश में है, तो नॉर्वे में है। दूसरी बात यह है कि केरी ने अपने कार्यालय का तापमान सुखदायक किस प्रकार किया, तो आपका उत्तर आएगा कृत्रिम ढंग से। ठीक है। अब कृत्रिम ढंग से किया तो कितना डिग्री तापमान है वो किया? 23 डिग्री तापमान किया भाई। कितना किया? 23 डिग्री तापमान किया। 23 डिग्री तापमान में अपने क्या है, आराम से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। गर्मियों के अंदर देखो अपने ऐसे चलाते हैं तो भी 19-20 के आसपास रखते हैं। ठीक है। तो 23 डिग्री तापमान है वो कर लिया। अब आपसे पूछिए कि निम्न में से केरी है, तो आपका उत्तर आएगा, उसमें मिलेगा आपको केरी एक महिला है जो नॉर्वे की है। केरी एक क्या है? महिला है जो एक नॉर्वे की है भाई। ओके। ओके सर। इसी प्रकार एक नोट लगा के लिखो आप, और नोट लगा के अपने को, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बातें आपको स्कूल में नहीं करवाई जाएगी भाई, कोई पढ़ाता नहीं है इन चीजों को। किताब के अंदर है आपके, पैराग्राफ बना हुआ है, उस पैरे के अंदर है, और एक नाम है बेंता। बेंता का संबंध हम प्रश्न बना के करा देता हूं मैं। बेंता का, देखो ये एक व्यक्ति है, एक कहानी सी दे रखी होगी आपकी किताब के अंदर। ये एक व्यक्ति है जो मध्य प्रदेश में एक जगह है, जगह का नाम है अबुझमाड़। अबुझमाड़ क्षेत्र है मध्य भारत के अंदर, जो जंगल वाला क्षेत्र है, और उसमें ये रहता है, और वहां ये स्थानांतरित कृषि करता है। किस प्रकार की कृषि करता है? स्थानांतरित कृषि करता है, यानी जंगलों में रहता है तो जंगलों को जलाता है, फिर वहां कृषि की जाती है, और उस कृषि को कहते हैं स्थानांतरित। पहला प्रश्न आता है कि बेंदा का संबंध, तो आपका उत्तर आएगा मध्य भारत के अबुझमाड़ क्षेत्र से है। किसे है? अबुझमाड़ क्षेत्र से है। अबुझमाड़ क्षेत्र से है, और ये क्षेत्र कैसा है? जंगलों का क्षेत्र है, यानी यहां बड़े बड़े जंगल हैं। तो हम कह सकते हैं कि मध्य भारत के अबुझमाड़ जंगलों के क्षेत्र से इसका संबंध रहेगा। बेंता ये व्यक्ति का नाम है भाई। ठीक है। ठीक है सर। फिर बात आती है कि मध्य भारत के अबुझमाड़ क्षेत्र के जंगलों में कौन सी कृषि की जाती है। मैं प्रश्न बना के दे दूं तुम्हें यहां, और प्रश्न ये है कि मध्य भारत के अबुझमाड़
क्षेत्र के जंगलों में किस प्रकार की कृषि की जाती है या खेती की जाती है। ठीक है, कि मध्य भारत के अबुझमाड़ जो क्षेत्र है जंगलों का, उस जंगल में किस प्रकार की खेती है वो की जाती है या कृषि है वो की जाती है। तो आपका उत्तर क्या आएगा भाई सर? स्थानांतरित कृषि आएगा। क्या आएगा? स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित स्थानांतरित कृषि की जाती है। ठीक है, स्थानांतरित कृषि की जाती है। ओके, यहां नोट लगाओ। नोट नोट में क्या लिखना है कि सतत पोषण हेतु, सतत पोषण, सतत मतलब लगातार होता है, लगातार विकास कैसे करें? सतत पोषण हेतु मानव प्राकृतिक संसाधनों, मानव प्राकृतिक संसाधनों, सतत पोषण हेतु मानव प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है, पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। तो वो खालिस्तान है, आपका रेगिस्तान रहेगा और पूछेगा आपसे कि सतत पोषण हेतु मानव खालिस्तान संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। तो उत्तर आएगा प्राकृतिक। क्या आएगा? जो प्रकृति के संसाधन है उस पर मानव अपना लगातार विकास कैसे हो, उसका लगातार जीवनचर्या कैसे चल सके, इसलिए वो प्रकृति के जो संसाधन है उन पर प्रत्यक्ष रूप से क्या है? निर्भर है भी। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा कि निम्न में से सतत पोषण हेतु मानव प्राकृतिक संसाधनों पर खालिस्तान रूप से निर्भर है। तो आपका उत्तर इसमें प्रत्यक्ष आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाए वैसे आप इसका जवाब दे सकते हो। ओके ओके, एक खालिस्तान हो रहा है भाई, यहां लिख देता हूं मैं। खालिस्तान है कि भौतिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण खालिस्तान रूप धारण करता है, धारण करता है। तो उत्तर क्या आएगा? भौतिक पर्यावरण प्रकृति माता का रूप धारण करता है। तो इसमें आ जाएगा प्रकृति माता। खालिस्तान में क्या आ जाएगा? प्रकृति माता का रूप धारण करता है। भौतिक पर्यावरण खालिस्तान का रूप धारण करता है, तो उत्तर आएगा प्रकृति माता का रूप धारण करता है। ठीक है, उतारो फटाफट, उसके बाद आगे नेक्स्ट करा। कैसे समाजों के लिए भौतिक पर्यावरण माता प्रकृति का रूप धारण करता है? पीछे हम खालिस्तान पढ़ गए हैं, वहां मैंने ऐसे लिख दिया था प्रकृति माता, एक ही बात है। तो माता प्रकृति का रूप धारण करता है, किस प्रकार से करता है? ऐसे कौन से समाज है इनके लिए भौतिक पर्यावरण माता प्रकृति का रूप धारण करता है? देखो उत्तर में क्या लिखोगे आप? उत्तर में लिखोगे कि सतत पोषण हेतु, सतत पोषण हेतु, सतत पोषण हेतु मानव प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। यानी सतत पोषण हेतु मानव प्राकृतिक जो संसाधन है उन पर प्रत्यक्ष रूप से क्या है? निर्भर है। ऐसे समाजों, ऐसे समाजों के लिए भौतिक पर्यावरण माता प्रकृति का रूप धारण करता है।
माता प्रकृति का रूप धारण करता है। अच्छा प्रश्न है कि कैसे समाजों के लिए भौतिक पर्यावरण माता प्रकृति का रूप धारण करता है। तो ऐसे समाज जो सतत पोषण के लिए मानव प्राकृतिक जो संसाधन है वो यानी प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहेंगे। भाई मनुष्य अपना सतत पोषणीय विकास करने के लिए जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर क्या रहेगा, प्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहेगा। ऐसे जितने भी समाज है उन सभी का जो संबंध है वो भौतिक पर्यावरण यानी माता प्रकृति के रूप में रहेगा। ठीक है, ठीक है सर। आगे आगे भी सीधी लाइन लिखो, खालिस्तान के लिए आप जैसे आपकी मर्जी वैसे लिखो भाई। खालिस्तान के लिए है, और खालिस्तान के लिए क्या लिखोगे आप कि समय के साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों यानी प्राकृतिक शक्तियों, प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं। भी जैसे जैसे समय निकलता जाता है वैसे वैसे लोग अपने जो पर्यावरण और जो प्राकृतिक जो बल है उनको समझने लगते हैं। समय के साथ लोग अपने खालिस्तान बलों को समझने लगते हैं। तो उत्तर आ जाएगा पर्यावरण और प्राकृतिक। क्या आ जाएगा, पर्यावरण और प्राकृतिक। यहां प्रकृति भी लिख सकते हो आप। ठीक है, ओके। नेक्स्ट खालिस्तान देखो, नेक्स्ट खालिस्तान यहां लिख देता हूं मैं। अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ मानव बेहतर यानी अच्छा और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया या कर सकता लिख लो। कर सकता है, ठीक है। यानी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ मानव बेहतर और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास है वो कर सकता है या कर सकते हैं। ठीक है, कर सकता है या कर सकते हैं या करते हैं। ठीक है ना, करते आएगा, करते हैं, विकास करते हैं। ओके, तो ये खालिस्तान था। खालिस्तान में क्या आएगा सर? खालिस्तान में देखो क्या आएगा, ये हो गया अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ मानव, ये खालिस्तान में आ जाएगा, और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास कर सकते हैं या कर रहा है। ठीक है, एक खालिस्तान में लिखो मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक। खालिस्तान है मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती है। आया हुआ प्रश्न है भैया, ये पेपर में आ चुकी है लाइन कि मानवीय क्रियाएं खालिस्तान भूदृश्य की रचना करती है। तो जो मानवीय सांस्कृतिक जो क्रियाएं हैं वो क्या है, भूदृश्य की रचना करती है। अब मैं बात करूंगा कि मानवीय क्रियाएं कौन सी हैं। देखो वैसे पीछे करके भी आई, अगर वो याद है तो बता दो। मानवीय क्रियाएं, पहले मैं जो एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है किताब के अंदर
वो लिखूँ मानवीय क्रियाएं। उसके बाद जो हम पीछे पढ़ के आए हैं जो सरल भाषा में है वो कौन कौन से देखो। पहले ये देखो जो किताब के अंदर दिया हुआ है तुम्हारे एनसीईआरटी में। पहला है उच्च भूमियों पर स्वास्थ्य विश्राम स्थल, 1 नंबर उच्च भूमियों पर स्वास्थ्य विश्राम स्थल, 1 नंबर हो गया कि उच्च भूमियों पर स्वास्थ्य विश्राम स्थल। दूसरा है विशाल नगरीय प्रसार, विशाल नगरीय प्रसार। तीसरा रहेगा खेत, तीसरा क्या है खेत आ जाएगा। 4 नंबर है फलो मैदान, फलो उद्यान मैदान, फलो उद्यान मैदान आ जाएगा। ठीक है। संकड़ी पहाड़ियों में चारागाह है, 5 नंबर संकड़ी पहाड़ियों में चारागाह है। ठीक है। और 6 नंबर रहेगा तटों पर पतन, यहां लिख दूंगे भाई तटों पर पतन। और 7 नंबर आ जाएगा आपका महासागरीय तल पर समुद्री मार्ग, महासागरीय तल पर समुद्री मार्ग कह दो या जल मार्ग कह दो। और 8 नंबर रहेगा अंतरिक्ष में उपग्रह, अंतरिक्ष में उपग्रह। ठीक है। तो ये मानवीय क्रियाएं हैं। अब मानवीय क्रियाएं देखो भी, मानवीय क्रियाएं उच्च भूमियों पर स्वास्थ्य विश्राम स्थल हो गया, विशाल नगरीय प्रसार हो गया, खेत हो गए, फलो मैदान हो गए, सीधा मैदान तो उसमें आ जाएगा प्रकृति में, संकड़ी पहाड़ियों में चारागाह हो गया, तटों पर पतन हो गए, महासागरीय हो गए, तल या समुद्री मार्ग हो गए, और अंतरिक्ष में उपग्रह हो गए। जब लेसन शुरू किया उस समय हमने पढ़ा था सांस्कृतिक तत्व है, जिसमें खेत, नगर, गांव, घर, आपके ये उद्यान, सड़कें, पतने, समुद्री पतन, हवाई पतन, इन सभी की चर्चा की। तो वो भी इसमें लिख सकते हो आप। ये याद नहीं है तो आप सीधे मानवीय क्रियाएं लिखो तो आप लिख सकते हो, खेत लिख सकते हो, घर लिख सकते हो, नगर लिख सकते हो, सड़कें लिख सकते हो, पतन लिख सकते हो, चारागाह लिख सकते हो, उपग्रह लिख सकते हो। ठीक है। तो ये सारे इसमें आ जाएंगे भाई। हाई बात सुनने। तो ये आज का टॉपिक था पर्यावरणीय निश्चयवाद। एक टॉपिक और बचा पर्यावरणीय निश्चयवाद का, जिसको हम ग्रिफ्थ टेलर के अनुसार पढ़ेंगे। तो ग्रिफ्थ टेलर वाली बात मैं कल पढ़ाऊंगा आपको। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। क्लास को आप शेयर और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। ठीक है। जिससे शेयर करने से जो जरूरतमंद बच्चे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे। ठीक है। सभी के लिए रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।